और देखिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। बड़ी खबर पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी आज पहुंच रहे हैं तेलंगाना और तेलंगाना के दौरे पर है पीएम मोदी। तेलंगाना में 2 जनसभाएं पीएम मोदी करेंगे। सुबह के 10 बजे करीमनगर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। दोपहर के 12 बजे वारंगल में पीएम मोदी की जनसभा होगी। पीएम मोदी आज तेलंगाना पहुंचे। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में चुनावी सभा करेंगे। इसके बाद एनटीआर जिले के विजयवाड़ा में रोड शो करेंगे। तेलंगाना में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लगभग 10 बजे करीमनगर में श्री राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। इसके बाद 10 बजे करीमनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो करीमनगर से वारंगल जाएंगे, जहां एक और जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश जाएंगे और फिर वहां पर उनकी चुनावी सभाएं रहने वाली हैं। एनटीआर जिले के विजयवाड़ा में रोड शो होगा। जानकारी के मुताबिक बैठक राजमपेटा के पास कलीरी में दोपहर के 2 बजे के आसपास निर्धारित है। और इस तरीके से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। दोपहर के 12 बजे वारंगल में जनसभा होगी। पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा है। आज पीएम मोदी तेलंगाना के दौरे पर जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे को लेकर। पीएम मोदी तेलंगाना में जा रहे हैं। राजा राजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पीएम मोदी का रोड शो भी रहने वाला, जो जानकारी अभी तक मिल रही है। देखिए सुबह 9:30 बजे तेलंगाना के करीमनगर में जब वो पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक मंदिर है, राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर, जहाँ पर पूजा अर्चना पीएम मोदी करेंगे। और उसके बाद 10 बजे उनका करीमनगर में चुनावी रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद वारंगल जिले में दोपहर के 12 बजे दूसरी जनसभा उनकी होगी और तीसरी रैली होगी आंध्र प्रदेश के राजमपेट में, जो कि 3:45 पर शुरू होगी। और इस तरीके से पीएम मोदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, नजर अखबारों पर डालेंगे। विकसित भारत सिर्फ एक नारा नहीं, भारत के भविष्य के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता है। विकसित भारत की यात्रा अगले 25 साल की वास्तविकता है। हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। दिल्ली के हंसराज कॉलेज कार्यक्रम में ये तमाम बातें कही गई हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। प्रीति, तो देखिए विदेश मंत्री की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई, पलक आपको उनकी जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ेंगे, अब बात इंटरनेशनल खबरों की करेंगे। रफा बॉर्डर पर इजराइल का कब्जा। रफा बॉर्डर पर इजराइल ने टैंक तैनात कर दिए हैं। यूएन की अपील, कार्रवाई रोके। आईडीएफ हमास संघर्ष विराम को राजी है। तो देखिए किस तरीके से हमास और इजराइल के बीच जो ये जंग चल रही है, उसको लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले देखिए हम आपको बता भी रहे हैं कि रफा बॉर्डर पर किस तरीके से इजराइल का कब्जा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूएन की अपील की कार्रवाई रोके आईडीएफ। यूएन लगातार ये अपील कर रहा है आईडीएफ से, क्योंकि अब हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि हमास संघर्ष विराम के लिए तैयार हो चुका है। बिल्कुल, अखबारों में भी इसका जिक्र है। पूर्वी रफा में किए जा रहे लक्षित हमलों में हमास के 20 आतंकवादी मारे गए हैं और गाजा में हमला कर रफा क्रॉसिंग पर इजराइल की सेना का कब्जा। अखबारों में जिक्र और एक तस्वीर भी है। बमबारी में देखिए 23 की मौत की खबर है। इजरायली 401 बी ब्रिगेड ने मंगलवार की सुबह रफा क्रॉसिंग में प्रवेश किया और महत्वपूर्ण सीमा बिंदु पर परिचालन अपने नियंत्रण में ले लिया है। सेना ने रात भर रफा में हमले और बमबारी की है, जिसमें कम से कम 6 महिलाओं और 5 बच्चों सहित कम से कम 23 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। और देखिए इजरायली मीडिया पर प्रसारित फुटेज में क्रॉसिंग के गाजा की ओर से एक इजरायली झंडा लहराते हुए भी दिखाया गया है। हालांकि सेना ने इस झंडे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इजरायली सेना ने सोमवार रात को कहा कि वह पूर्वी रफा में लक्षित हमले कर रही है और इसमें कहा गया है कि अभियान में हमास के 20 आतंकवादी मारे गए हैं। बढ़ते खबरों में आगे रखी बड़ी खबर आपको बताते चले। जेलेंस्की को जान से मारने की साजिश बेनकाब और राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात 2 अधिकारियों ने प्लानिंग की थी। दावा कि रूस से हथियार और पैसे मिले हैं। और अखबारों में भी इसका जिक्र है। जेलेंस्की की हत्या की रूस की साजिश नाकाम और यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन के स्टेट गार्ड के 2 कर्नल गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें जानकारी दी गई है। यूक्रेनी खुफिया रोधी जांचकर्ताओं ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अन्य शीर्ष सैन्य और राजनीतिक हस्तियों की हत्या की रूसी साजिश को नाकाम कर दिया है। यूक्रेन की राज्य सुरक्षा सेवा ने मंगलवार को यह दावा किया है और एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि शीर्ष अधिकारियों की सुरक्षा करने वाले यूक्रेन के स्टेट गार्ड के 2 कर्नल रूस के संघीय सुरक्षा सेवा के द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी घाटी में आतंकियों को लेकर, जो लगातार आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। अब आतंकियों की खैर नहीं, सफाई के लिए तेज अभियान चलाएगी सेना। कश्मीर दौरे पर पहुंचे उत्तरी कमान प्रमुख अधिकारियों के साथ हालात को लेकर बैठक भी की है। जल्द से जल्द आतंकियों को ढेर किया जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारियां भी इस वक्त आप देख रहे हैं। कल भी आपने देखा कि 10 लाख का इनामी जो आतंकी था उसको ढेर किया गया।
एनकाउंटर में। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अब घाटी में आतंकियों की खैर नहीं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं, घाटी में आतंकियों की खैर नहीं, और उनके सफाई के लिए सेना तेज अभियान चलाएगी। कश्मीर दौरे पर पहुंचे अधिकारी, ये तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से पूरा एनकाउंटर का प्रोसेस रहा और किस तरीके से आतंकियों को लगातार ढेर किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ हालात को लेकर अब जो इस वक्त चर्चा है वो भी हुई है। तो तमाम तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, घाटी में आतंकियों की खैर नहीं, इसीलिए ये बात कही जा रही है। सफाई के लिए कश्मीर दौरे पर उत्तरी कमान प्रमुख पहुंचे और आप देख रहे हैं ऑपरेशन ऑल आउट लगातार घाटी में यूं तो जारी है। और इस बीच खबर ये है कि जल्द से जल्द आतंकियों को ढेर किया जाए, इसको लेकर पूरी प्लानिंग की जा रही है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सरकार गिराने का आरोप लगाकर नाकामी छिपा रहे हैं सीएम सुक्खू। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर प्रहार बोलते हुए कहा, क्यों नहीं संभाले गए विधायक जनता को जवाब दें। कांग्रेस सरकार ने विकास कार्य बंद किए। विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना उन्होंने साधा। तो ये बड़ी जानकारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी पर सरकार गिराने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री से अपने विधायक नहीं संभाले गए। मात्र 13 मई में ही विधायक का सरकार से क्यों मुंह भंग हो गया, जनता को इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। इसके अलावा आपको बता दें, विक्रमादित्य सिंह पर निशाना उन्होंने साधा। जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री रहते उन्होंने 1 साल में प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर विकास कार्यों को गति दी थी। कांग्रेस को अब चुनाव में जनता की याद आ रही है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछली बरसात में सड़कों पर गिरा मलबा हटा लें, वही बड़ी बात होगी। तो कुल मिलाकर वार पलटवार का दौर अब बहुत ज्यादा तेज हो गया है और अब जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर भी जमकर प्रहार किया है। तो देखिए जयराम ठाकुर ने किस तरीके से सीएम सुक्खू पर प्रहार किया। और ऐसे में आगे बढ़ते बात अब हरियाणा की भी करेंगे, क्योंकि हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। हरियाणा सरकार पर नहीं आएगा कोई भी संकट, चुनाव करीब होने की वजह से नहीं हो सकता शक्ति परीक्षण। विधायकों ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया। उपचुनाव से पहले हरियाणा में सियासी हलचल तेज है। 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया है कांग्रेस को समर्थन। आपको बता दें कि रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान और धर्मपाल नीलोखेड़ी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने समर्थन का यहाँ पर वादा किया है। और देखिए किस तरीके से दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर आज सबसे पहली खबर यही है, जिसमें हेडलाइन दी गई है, 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने से अल्पमत में नायब सरकार और पर संकट नहीं है कोई भी। दरअसल आप देखिए हरियाणा विधानसभा के निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, सोमवीर सांगवान और धर्मपाल गोंदर के समर्थन वापस लेने की घोषणा से कहीं ना कहीं जो गणित है बीजेपी का वो गड़बड़ाया है। लेकिन संकट की कोई बात नहीं है, क्योंकि 90 सदस्य विधानसभा में फिलहाल 2 पद रिक्त है। ऐसे में 88 विधायकों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए भाजपा को 45 यानी कि 45 विधायक चाहिए और आसानी से इस आंकड़े को बीजेपी साबित कर सकती है। भाजपा के पास खुद के 40 विधायकों का साथ है, 2 निर्दलीय और 1 अलोत्ता विधायक का साथ उसके पास है। इसके अलावा जजपा के बागी 4 विधायक भी भाजपा के ही साथ है, यानी कि जो मैजिक नंबर है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम आपको पूरे विधानसभा का जो मौजूदा गणित है वो बताएं तो देखिए भाजपा के पास 40 विधायक है, कांग्रेस के पास 30 विधायक है, जेजेपी के पास 10, निर्दलीय 6, 1 हलोपा जो ऑलरेडी अपना समर्थन बीजेपी को दिए हुए हैं और 1 इनेलो का यहाँ पर निर्दलीय विधायक है। तो कुल हो जाती है संख्या 88 और बहुमत के लिए चाहिए 45 का आंकड़ा। तो मतलब वो आंकड़ा मैजिक नंबर आसानी से बीजेपी के पास से रजरा। बढ़ते आगे और लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी का बढ़ा कुनबा। राधिका खेड़ा और अभिनेता शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जेपी नड्डा से दोनों ने मुलाकात भी की है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ाती हुई नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी का कुनबा बढ़ा है। जेपी नड्डा से दोनों ने मुलाकात की है। राधिका खेड़ा और अभिनेता शेखर सुमन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। फिल्म कलाकार शेखर सुमन और कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया संयोजक रही राधिका खेड़ा मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और सह प्रभारी संजय मयूख की मौजूदगी में सुमन और खेड़ा ने विधिवत बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। देखिए दोनों ने मुलाकात की जेपी नड्डा से, उसकी तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर। और विनोद तावड़े ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की मुहिम से प्रभावित होकर भाजपा का परिवार प्रतिदिन समृद्ध हो रहा है और सुमन और खेड़ा भी इस अभियान में योगदान देने के लिए उत्सुक है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का आरक्षण को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट, कहा मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए
और उनके इसी स्टेटमेंट ने खलबली मचा दी। राजनीति में आप देखिए इस तरह की बयानबाजियों के कई मायने होते हैं। लालू यादव हो सकता है कि अपनी राजनीति को, अपनी पार्टी की राजनीति को साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी दे रहे, लेकिन बीजेपी ने इसे तुरंत से लपक लिया और तुरंत से इस पूरे मामले को लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया और कहा कि देख लीजिए आपके हकों पर डाका डालने की तैयारी हो रही है। और पीएम मोदी के बयान से लेकर सबसे पहले 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोला। पीएम मोदी ने जब जनसभाएं शुरू की तो उसी पूरे मामले को लेकर हमला बोला। और अमर उजाला में फ्रंट पेज पर देखिए यह खबर है जिसमें लालू यादव के इस बयान का जिक्र है। लालू यादव ने कहा संविधान को खत्म करना चाहती है और भाजपा, और दूसरी तरफ मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी के प्रमुख रहे लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ देने के वो पक्ष में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा संविधान के साथ साथ आरक्षण को भी खत्म करना चाहती है। लालू ने भाजपा को पिछड़ा और दलित विरोधी भी बताया। देखिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव सीधे तौर पर अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात है कि बात की जाए अगर चुनाव की, तो देखिए आप जानते हैं कि बिहार में पूरे देश भर में चुनाव है और ऐसे में हर कोई अपने अपने गणित के लिहाज से अपने अपने वोटर्स को साधने के लिए बयानबाजी दे रहा है। लालू यादव दरअसल मीडिया से बातचीत कर रहे थे और एक सवाल के जवाब में कहा कि क्या मुस्लिम को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? मुस्लिम को तो पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। उनसे पूछा गया था, भाजपा आरोप लगा रही कि कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल सत्ता में आए तो पिछड़ी जातियों से आरक्षण छीनकर मुस्लिम्स को दे देंगे। लालू प्रसाद अपनी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के एमएलसी के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में विधान परिषद में आए थे और आरजेडी प्रमुख ने कहा कि भाजपा संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जनता समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि मतदान के तीसरे चरण का रुख हमारे पक्ष में है, लेकिन इस बीच वो सफाई देते भी नजर आए। विवाद बढ़ा तो लालू ने सफाई भी दी, कहा आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं। वो मैं ही था जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया था। कुल मिलाकर बयान पर फजीयत हुई, फंसना शुरू हुए तो फिर सफाई देते भी नजर आए लालू प्रसाद यादव। और अब बढ़ेंगे आगे। औपनिवेशिक मानसिकता से उभरें, जाति और पृष्ठभूमि देखकर हिस्ट्री शीटर ना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट निर्देश, बेगुनाहों के साथ अन्याय ना हो, नीति पर पुनर्विचार करें। रूढ़ियां बेगुनाहों को बना देती हैं पीढ़ी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर एक अलग माइंडसेट से काम करती है और सिलेक्टिव तरीके से लोगों को मैकेनिकल तरीके से हिस्ट्री शीट बनाती है। अदालत ने इस मामले में लिया है अब संज्ञान। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान की अर्जी पर सुनवाई के दौरान इसका दायरा बढ़ा दिया। अमानतुल्लाह ने दिल्ली पुलिस के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट तैयार करके उसे घोषित बदमाश कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने लिया है संज्ञान। पुलिस के द्वारा कथित तौर पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर हाशिए पर जो लोग हैं उनके खिलाफ मैकेनिकल तौर पर हिस्ट्री शीट तैयार किए जाने के मामले में सुनवाई पर संज्ञान लिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने अमानतुल्लाह खान की अर्जी पर सुनवाई के दौरान इसका दायरा बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम स्वयं संज्ञान लेकर इस मामले में सुनवाई का दायरा और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जो लोग हाशिए पर हैं या जो लोग SC ST हैं उनके खिलाफ कथित तौर पर मैकेनिकल तरीके से हिस्ट्री शीट तैयार करने वालों के मामले में सुनवाई की जाएगी। तो ये कहा गया कि अब नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत, रूढ़ियां बेगुनाहों को बना देती हैं पीड़ित। यानी कि जो नीतियां हैं उनको लेकर, पॉलिसीज को लेकर एक बार फिर से सोचना होगा। आगे बढ़ते हैं। भ्रामक विज्ञापन के लिए सेलिब्रिटी जिम्मेदार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी सामने आई है। दरअसल जो भ्रामक एडवर्टीजमेंट होते हैं, कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज़ या उनको प्रमोट कर रहे होते हैं या फिर आप देखिए क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसे में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पर वो भी कई ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और इसके लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कि ये सही नहीं है और इसके लिए जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो इन्फ्लुएंसर इस तरीके के प्रमोशंस कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, जो भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं, वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। और खतरनाक हथियार है पेपर स्प्रे। मिर्च स्प्रे के प्रयोग की जरूरत नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। आत्मरक्षा के लिए नहीं कर सकते इस्तेमाल। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेरिकी केस का हवाला दिया है और ये कहा है कि जो पेपर स्प्रे है वो खतरनाक हथियार है, आत्मरक्षा के लिए आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमेरिका केस का इसमें हवाला दिया है और इसका जिक्र किया है कि मिर्च स्प्रे के प्रयोग की इजाजत नहीं है। और देखिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी उत्तराखंड के जल रहे जंगलों की और उत्तराखंड में तबाही मची है। वनाग्नि
के कारण से आग बुझाने में वन विभाग जुटा हुआ है। सीएम धामी आज फिर से बैठक करने जा रहा है। वन विभाग ने पूरी ताकत इस वक्त झोंक दी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में जो पहाड़ है वहाँ पर आग लगी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आगजनी से जो वहाँ की पूरी के पहाड़ हैं, वनस्पति है, ज़मीन जो लगातार हम देख रहे हैं पहाड़ों की, वो लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है जलने का, और ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, पूरी ताकत झोंकी, यहाँ तक कि सेना तक ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन उसके बावजूद भी पहाड़ इस तरह धधक रहे हैं कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आसपास जो लोग रहते हैं, जैसे नैनीताल तक देखिए जो धुआं है वो पहुंच रहा है, और आप जानते हैं कि ये टूरिस्ट स्पॉट भी हैं, तो जाहिर तौर पर इसका असर वहाँ के लोगों की जो अपनी आमदनी है उस पर पड़ेगा, उनकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बैठकों का सिलसिला चल रहा है। उत्तराखंड में अब भी जंगल जल रहे हैं, और ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। गर्मी आने के साथ ही पहाड़ों का धधकना बार बार शुरू होता है, और लगभग ये मानकर चले कि 5 साल तो इस तरह के हैं जहां पर लगातार ये देखा जा रहा है किस तरीके से आगजनी में उत्तराखंड की जो अपनी वनस्पति है, जो हम देख रहे हैं लगातार जो वनाग्नि है, उसके कारण से लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं और जंगल वहाँ के जल जाते हैं। और पूजा, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ों पे आपको हर पहाड़ पे 1-2 घर जरूर दिखेगा। कहीं एक पहाड़ पे एक घर होगा, कहीं 2 घर, या कहीं उससे ज़्यादा होंगे। और जो उत्तराखंड के लोग होते हैं, क्योंकि जो उनके मवेशी होते हैं, गाय हो गई, बकरियाँ हो गई, वो उनको उन्हीं जंगलों में, क्योंकि घर के आसपास लेके जाते हैं, हाँ, उनके लिए वहीं से चारा आता है। और ऐसे में जब आग लग जाती है तो सोचिए कितनी ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है। खुद के लिए, उनके लिए संकट हो जाता है, सांस लेने में दिक्कतें होती है, प्रॉब्लम्स जो होती है वो होती है, लेकिन अपने मवेशियों के लिए भी वो खाना कहाँ से लाएं, ऐसे में उनके लिए दिक्कत और ज़्यादा खड़ी हो जाती है। और जब जंगलों में आग लगती है और बुझती नहीं है, और कई कई दिन हो जाते हैं, यूँ कह लीजिए कि महीने के महीने गुजर जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को सोचना होगा। से आती हैं तो आप तो बखूबी वहाँ की परेशानी। तो जब हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं ना पूजा की जंगलों में आग लगी, तो हमारा भी दिल उतना ही जलता है, हमें भी उतना ही बुरा लगता है कि ये हमारे उत्तराखंड को क्या हो गया। ये जंगलों में जो आग है, प्रशासन काबू पाने के लिए। प्रीति, तो आप बेहतर तरीके से जानती होंगी कि वहाँ पर आग लगने की वजह क्या है। कभी कभी देखते हैं कि छोटी मोटी, जैसे कहीं पर कूड़ा हुआ या कुछ हुआ, सूखे पत्ते होते हैं, उसमें छोटी मोटी आग लगा देते हैं उसको जलाने के लिए, लेकिन वो आग इतनी ज्यादा फैल जाती है। और कभी कभी जो कुछ उपद्रवी होते हैं वो इस तरीके से मजाक में आग लगा देते हैं। अच्छा, मैंने भी सुना था कि उत्तराखंड में कई दफा ऐसा होता है कि जंगलों में कुछ लोग कुछ भी चिंगारी वाली चीज होती है वो क्योंकि सूखा घास होता है और जो पाला होता है वो वहाँ पर इकट्ठा होता है, उनमें एक अगर चिंगारी लगी तो पूरा जंगल अपने साथ आग की लपेट में जंगल को ले लेती है। और ना सिर्फ जंगल आग की लपेट में आते हैं, चपेट में आते हैं, बल्कि घर, जैसे कि मैंने कहा, वहाँ पर कुछ कुछ घर होते हैं। हर पहाड़ में आपको 1 घर 2 घर जरूर दिखाई देंगे जो लोग वहाँ पर रहते होंगे। तो इतनी ज़्यादा मुश्किलें उनके लिए हो जाती है। मुझे लगता है कि ये तो वो तस्वीरें जो सामने आ जाती हैं, और क्योंकि पहाड़ इतने सारे, एक के पीछे एक पहाड़ होते हैं, लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, वो तस्वीरें तो हमारे सामने ही नहीं आती कि किस तरीके से लोगों का जीना मुश्किल हो गया वहाँ पर। जाहिर तौर पर आगे बढ़ते हैं ना, बढ़ते हैं खबरों में आगे। और जम्मू मेल समेत 6 ट्रेनें रद्द, 11 मई तक के लिए रद्द। किसानों के धरने के चलते ये फैसला लिया गया है, और ट्रेनों का परिचालन पिछले 1 महीने से प्रभावित है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जम्मू मेल समेत 6 ट्रेनें रद्द की गई है। दरअसल ट्रेनों का परिचालन पिछले 1 महीने से प्रभावित है। दरअसल रंजना, शंभू में किसानों के धरने के चलते ये ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है पिछले 1 महीने से, और इसके चलते पठानकोट से दिल्ली के बीच में 6 ट्रेन को 10 मई तक के लिए रद्द किया है। और जानकारी के अनुसार दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी रद्द है। इसके अलावा कई और ट्रेनों के नाम इसमें हैं जो कि इसमें शामिल हैं। कालका श्री माता वैष्णो देवी 10 मई तक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा कालका 11 मई तक रद्द रहेगी। तमाम जो ट्रेन है उनको रद्द किया गया है। शंभू में किसानों के चलते जो धरना चल रहा है वहाँ पर, उसके चलते ये जो परेशानियां हैं वो आ रही हैं। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को लेकर सख्त हुआ है केंद्र। धमकी भरे ईमेल के बाद केंद्र का फैसला, स्कूल्स में सीसीटीवी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को निगरानी बढ़ाने की हिदायत दी है। सीसीटीवी, ईमेल की निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, कुल मिलाकर बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को लेकर केंद्र सख्त हुआ है। कई दफा स्कूलों की अपनी लापरवाही सामने आती है, लेकिन इस बार जो धमकी भरे ईमेल्स आए उसके बाद देखिए दहशत का माहौल तो था। परिवार के लोग जरूर दहशत में थे, स्कूल प्रशासन के भी एक बार को तो हाथ पांव जरूर फूले होंगे जैसे वो ईमेल मिला था। अब ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र की ओर से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, और केंद्र कुछ मामलों को लेकर बेहद संजीदा भी है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को लेकर सख्त हुआ है केंद्र, और कुछ नियम तय किए गए हैं। स्कूलों की जो निगरानी है वो निगरानी बढ़े, सीसीटीवी, ईमेल की निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। धमकी भरे ईमेल के बाद में केंद्र की तरफ से ये फैसला
लिया गया है। स्कूलों में सीसीटीवी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं, यानी बच्चों की जिंदगी के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, यह सुनिश्चित करने का प्रयास केंद्र करता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बात तो फैक्ट फाइल में होगी। विश्व थैलेसीमिया दिवस है जो कि आज मनाया जा रहा है। 1944 से विश्व थैलेसीमिया दिवस की शुरुआत हुई। थैलेसीमिया बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका मनाने का उद्देश्य है। दरअसल थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक होता है। माता पिता से उनके बच्चों तक ये डिसऑर्डर पहुंचता है। इस साल की थीम है जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को अपनाना, सभी के लिए समान और सुलभ थैलेसीमिया उपचार मुहैया कराना। तो ये इसकी थीम है और 1944 से इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य है इसके बारे में लोगों को जानकारी मिलना, लोगों को इसको लेकर जागरूक करना।